एक शादीशुदा आदमी जब देखो तब वो अपने मोबाइल से चिपका रहता था। उसकी पत्नी की भी जब उस पर नज़र पड़ती थी तब वो अपने मोबाइल को ही देखता रहता था। अब चाहे पत्नी की रात को सोकर आँख खुले तब या फिर वो किसी काम में बिजी हो, जब देखो तब पति के हाथ में मोबाइल रहता था और कुछ न कुछ उसमें तलाश करता रहता था। पति के इस बदलते स्वरूप को देखकर, पति के बदलते इस आदतों को देखकर पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिरकार पत्नी ने ही अपने पति की जासूसी करना शुरू कर दिया। जब मौका मिलता था तब वो मोबाइल को गुपचुप तरीके से देखना शुरू कर देती है और आखिरकार जो उसने देखा उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति एक महिला के चक्कर में आ चुका है, यानी कि एक महिला ने उसका अफेयर था। पत्नी ने जब और जासूसी करना शुरू किया तो पता चलता है कि उसकी पति उस महिला के साथ काफ़ी समय से अवैध संबंध भी बना रहे हैं और इसी बात को देखते हुए घर में किसी न किसी बात पर क्लेश होना शुरू हो जाता है और पति पत्नी का विवाद होता था। और वो होती थी बाहर की महिला। हालांकि उस महिला को समझाने की तमाम कोशिशें की जाती है, लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं होती है। पति को समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पति भी तैयार नहीं हो रहा था। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि ये बैठकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं क्यों ना हम लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं और बीच का रास्ता निकालते हैं, जिससे क्या आगे भविष्य में कोई भी तरह का विवाद ना हो। बस यही एक मीटिंग जब आयोजित की जाती है तो उस मीटिंग के बाद एक कत्ल हो जाता है। ना केवल एक कत्ल होता है, कुछ वक्त बीतने के बाद फिर 2 और कत्ल होते हैं और ये कत्ल ऐसे किए गए थे कि किसी को भी इसके बारे में भनक तक नहीं लगी थी और ना ही कोई जानकारी मिल पा रही थी। आखिरकार पुलिस तक बात पहुंचती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है। पुलिस को कातिल तक पहुंचने में लगभग 18 से 19 दिन का समय लगता है और पुलिस ने 1-2 प्रदेश नहीं, कई प्रदेशों उस कातिल की खाक की। आखिरकार कातिल पकड़ा जाता है और जो पकड़ाता जाता है वो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कत्ल की ये वजह थी। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो सच्ची कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उस प्रदेश की जिला कासगंज का एक थाना लगता है ढोलना और ढोल क्षेत्र का एक गाँव लगता है मरूफुर। दरअसल मरूफुर के रोड पर रेलवे लाइन के पास एक लाश पड़ी हुई थी। महिला की लाश बताई जाती है, लेकिन 35 साल के लगभग आसपास जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो सर्किल ऑफिसर आंचल चौहान और एसडीओ ढोलना गोविंद वल्लभ शर्मा, सर्वेद प्रभारी प्रेमपाल सिंह, साथ ही एसओजी प्रभारी वो सब विनय शर्मा, ये भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और अब महिला की लाश को लेकर कब्जे में। उसके बाद फिर आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो ये जो फोटो था महिला का आसपास की जगहों पर सर्कुलेट किया जाता है और ये पता चल सके कि आखिरकार ये लाश किसके है। 2 दिन 3 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन किसी ने भी आके कोई दावेदारी की ही नहीं। जितने भी आसपास के जनपदों के थाने होते हैं वहां पर गुमशुदा महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाई जाती है, तो किसी ने भी वहां पर कोई जानकारी नहीं दी। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे पुलिस का सर्किल भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब ना केवल जला बल्कि मंडल के जो आसपास के जो भी जोन थे उसके एरिया में अब आसपास के जितने भी प्रदेश लगते हैं, उत्तर प्रदेश जैसों में भी पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं महिला की हत्या की गई हो और हत्या करने के बाद इस तरह से सब लाकर यहाँ पर फेंक दिया गया हो। जब पुलिस तमाम कोशिशें करती है और सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जो भी लोकल टेलीविज़न होते हैं या स्थानीय जो भी साधन होते हैं वहाँ पुलिस संपर्क करती है और मैसेज भेजवाते हैं कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, शादीशुदा वो महिला है जिसके शरीर पर, जिनके चेहरे पर कई तरह के वार किए गए हैं, चाहे वो चाकू हो या पत्थर हो, चाहे पार किए हैं, फिर उसकी हत्या की जाती है। लेकिन पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिलती है। आखिरकार लगभग 17 या 18 दिन बीत जाने के बाद 5 दिसंबर 2024 का ये वाकया है। एक व्यक्ति जो कि उत्तराखंड प्रदेश के जिला उधम सिंह नगर का एक इलाका है रुद्रपुर, और रुद्रपुर के ही एक कॉलोनी लगती है आदर्श नगर कॉलोनी का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राजकुमार होता है। राजकुमार को ये सूचना मिलती है कि उसकी बेटी कई दिनों से लापता थी और राजकुमार अपनी बेटी को लेकर आसपास के थाने, आसपास के जिले, आसपास के प्रदेश, जगह जगह जहां जहां भी सूचना मिल रही थी वहां वहां पहुंच रहा था और यूपी के संभल में पहुंच जाता है। यहां पर कोई महिला की लाश मिलती है, जाकर
वो उस महिला की इंक्वायरी करती है और कोशिश कर रहा था, लेकिन पता चलता है कि वो उसकी बेटी नहीं। तभी संभल की पुलिस को ये पता चलता है कि आपको कंसगंज भी जाना चाहिए। कंसजंग में भी पुलिस को एक 19 अक्टूबर 2024 को एक लाश मिली थी, आपको वहां जाकर पता करना चाहिए। जैसे उच्च अधिकारी के पास हो जाता है, वो सर्किल ऑफिसर आंचल चौहान होती है और वो उस व्यक्ति को उस लाश के बाद जो फोटोग्राफ जो थे, जो भी वहां से सामान मिला था, दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि ये तो मेरी ही बेटी की है। उसकी बेटी का नाम होता है बबीता, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। और जैसे ही वो बबीता को देखते हैं, उन फोटो को देखने के बाद रोने लगता है, बिलक लगता है, क्योंकि पुलिस किसी भी बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के बाद 72 घंटे तक ही इंतजार करती है और 72 घंटे के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यदि यह पता चल जाता तो मुस्लिम है तो मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से, या अन्य किसी धर्म का तो अन्य के धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आखिरकार जब राजपाल राजकुमार ने अपनी बेटी के बारे में सुना कि उसकी हत्या कर दी गई है, तब वो परेशान हो जाता है और एक ही सवाल पूछता है कि इसकी 2 बेटियां भी है, वो बेटी कहाँ है? क्या आपने उनकी बेटियों को देखा? जब पुलिस के सामने बेटी की बात आती है तो इस घटना को 18 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका था। अब बेटी कहाँ है, यही पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। और एक बेटी का नाम मनन होता है और दूसरे बेटी का नाम अनन्या होती है। मनन 11 साल की होती है और अनन्या 7 साल की होती है। अब यहाँ पर इस महिला का जो मोबाइल होता है, इस मोबाइल के आधार पर पता चलता है कि एक व्यक्ति है जिसके संपर्क में थी और उस व्यक्ति का नाम होता है अभिषेक भारद्वाज, जो कि कंसगंज जिले का एक थाना लगता है सहावर, और सहावर थाना क्षेत्र का एक नई बस्ती है, इलाका है, वहाँ का वो रहने वाला होता है। अब पुलिस को उसकी तलाश शुरू हो जाती है और जैसे ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी तो उससे पहले उसकी एक महिला मित्र होती है, जिसका नाम मुस्कान पुत्री सरफराज होता है और शांतिपुरी कॉलोनी कसगंज यहाँ की रहने वाली महिला होती है। पुलिस ने इन दोनों को किसी भी तरकीब से तलाश किया और तलाश करने के बाद उन्हें हिरासत में ले गया। उनसे जब पूछताछ करने वाली बात सामने आती है, तब पता चलता है कि जो बबीता है, जिसकी लाश मिली थी, जिसकी 2 बेटियां थी, वो भी गायब है और उनके बारे में भी अभी ना घर वालों को पता है और ना ही पुलिस वालों को पता है। और इन दोनों को पता है, चाहे वो अभिषेक हो या अभिषेक की प्रेमिका हो, मुस्कान हो। आखिरकार बबीता के बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो बबीता उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर की वो रहने वाली होती है और उसकी पहली शादी 12 साल पहले एक आमरोह के रहने वाले प्रमोद नाम के व्यक्ति से होती है और प्रमोद नाम व्यक्ति से उसकी 2 बेटियां पैदा होती है। एक का नाम अनन्या रखा जाता है और एक का नाम मनन रखा जाता है। उसके बाद वो कुछ दिन अपने पति के साथ रहती है और पति से किसी बात पर विवाद हो जाता है। हालांकि वो पहले शादी उसकी प्रेम विवाह के द्वारा हुई थी, लेकिन प्रेम विवाह वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाता है, इसीलिए वो अपने पति से अलग हो जाती है। उसके बाद उसकी फिर दूसरी शादी होती है और दूसरी शादी होने के बाद वो अपने पति के साथ ज़्यादा दिन तक रुकने नहीं पाती है और इस बबीता ने अपने उस उत्तराखंड से सीधा दिल्ली की तरफ रुख मोड़ लिया और दिल्ली की तरफ रुख करने के बाद वो अपनी दोनों बेटियों के साथ दिल्ली में रहने लगती है और वहाँ उसे काम मिल जाता है। और जब काम मिलता है तो उसको अच्छी खासी इनकम भी शुरू हो जाती है और साल 2021 के आसपास की ये बात है। वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। बबीता जब एक्टिव रहती थी तो इस एक्टिव रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात उसे लगता था कि वो नई बस्ती का रहने वाला है। अभिषेक से बातचीत हो जाती है और बातचीत कब दोस्ती में बदल जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और जब इन्हें प्यार होता है तो उसके बाद वो महिला कहती है कि उसको 2 बेटियां हैं, उससे शादी हो चुकी थी, तलाक हो चुका है, अगर तुम्हें एतराज़ नहीं है तभी शादी करेंगे। अभिषेक कहता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है और दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। जैसे ही शादी होती है, शादी के बाद इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। 1-2 साल बड़े अच्छे से गुजर रहे थे, लेकिन इसी बीच में अभिषेक को अपने ही इलाके की जिला कंसजंग की रहने वाली मुस्कान नाम की एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है और वो उसी के मोहब्बत के चक्कर में आता है, प्यार होता है। उसके बाद वो अवैध संबंध, शारीरिक संबंध जो भी बनाते हैं, इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं और वो अपनी पत्नी से दूर जाने लगता है। और जब पत्नी बबीता को इस बात का पता चलता है तो वो बार बार अभिषेक को समझाया करती थी कि तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं है, बाहर ज़्यादा लगता है। हालांकि इसी बीच में बबीता ने जो पैसे कमाए थे, पैसे कमाने के बाद उसको प्रेजा कर गिफ्ट कर रही थी, लेकिन कार गिफ्ट करने के बाद भी उसको बहुत सारी उसकी सुविधाएं ध्यान रखने के बावजूद भी
अभिषेक अपनी आदतों से मजबूर हो रहा था और वो लगातार मुस्कान की तरफ आकर्षित हो रहा था। इसी बात को देखते हुए एक दिन इस पति पत्नी में ज़्यादा विवाद हो जाता है। तब वो कहती है कि ये तुम मुझसे बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो जाओ या फिर उससे पूरी तरह से अलग हो जाओ। जब ये बात आती है तब मुस्कान कहती है कि क्यों ना एक बार हम मीटिंग कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं और बातचीत के बाद भी मसले का हल निकल लेते हैं। अब यहाँ 18 नवंबर 2024 को दिल्ली से बबीता को सीधा बुलाया जाता है सावर, जो कि कासगंज जिले में लगता है, और वहां बुलाया जाता है अपनी दोनों बेटियों के साथ, अनन्या और मनन के साथ, और वहां पर पहुंच जाती है। यहां तक सीधा मरूफपुर गांव पहुंचते हैं और मरूफपुर गांव जाने से पहले वो उन दोनों बेटियां जो होती है वो किसी परिचित के यहाँ मुस्कान छुड़वा देती है और कहती है कि उनका यहाँ पर ख्याल रखना, हम लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हैं। जैसे तीनों यानी कि अभिषेक, बबीता और मुस्कान तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे, इसी बीच में मौका पाते ही कोई भारी वस्तु इस बबीता के सर पर मार दी जाती है और जब सर पर मार दी जाती है तो दोनों मिलकर फिर उसकी हत्या कर देते हैं। जब वो पूरी तरह से मर जाती है तो उसकी लाश को उठाकर यहाँ से मारूफ गांव के पास में ही एक सर्विस रोड होता है, वहीं पर एक रेलवे स्टेशन या रेलवे की लाइन होती है, उसके बराबर में डाल देते हैं। अगले ही दिन 19 नवंबर को वो लाश मिल जाती है और उसके बाद पुलिस तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि दोनों बेटियों का क्या हुआ, तब दोनों बेटियां की आती है और वो कहते हैं कि अगले ही दिन यानी कि 22 नवंबर 2024 की बात है, दोनों बेटियों को घुमाने के बहाने आवत में सैर कराते हैं और सैर कराने के बहाने ले जाते हैं। उसके बाद बारी बारी से दोनों का गला घोटकर दोनों की हत्या कर देते हैं। लड़कियों की हत्या करने के बाद एक बेटी को सहावर थाना क्षेत्र में फेंक देते हैं और दूसरी बेटी को सिकंदरापुर थाना क्षेत्र में फेंक देते हैं। पुलिस वालों ने इन दोनों मुस्कान और अभिषेक की इस जो बात बताए रास्ते के आधार पर जब पुलिस पहुंचती है तो दोनों लड़कियों का कंकाल मिल जाते हैं। किसी का सर हिस्सा मिलता है तो किसी के हाथ का हिस्सा मिलता है। दोनों ही अलग अलग जगहों पर लड़कियों की जो कंकाल थे वो मिल जाते हैं और इस बात का लड़की के नाना को पता चलता है तो उनका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। आखिरकार प्रेमी और प्रेमिका ने एक दूसरे को चाहने के लिए एक दो नहीं बल्कि 3 कत्ल कर देते हैं और उन्हें लग रहा था कि शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन कत्ल करने वाला कोई और हो या ना हो, अपराध करने वाला कोई और ना गलती करे या ना करे, लेकिन अपराध करने वाला गलती जरूर करता है और ये भी वो गलती कर रहे थे। उन्होंने किसी की जान ली थी और वैसे भी कभी कहीं कातिल बचता नहीं है। कहते हैं कि कातिल की मौत भी कातिल होती है। आखिरकार वो पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इनको जो मेडिकल वगैरह होता है कोर्ट में पेश करने के बाद इनको जेल भेज देती है। पुलिस की कोशिश है कि इनको कम से कम समय में इनके खिलाफ जो चार्जशीट जो लगाई गई है उसके बाद वो कोर्ट पहुंचाए जाएंगे और कोर्ट ये अपील की है कि इन्हें कम से कम समय में अधिक से अधिक सजा मिल सके ताकि समाज को ये मैसेज जा सके कि बुरे काम करने वालों का बुरा नतीजा होता है। जैसे ही वो मुस्कान के चक्कर में आता है उसके बाद वो अपनी पत्नी को ना केवल पत्नी की बल्कि अपनी सतीली बेटियों की हत्या करके उनकी मौत का घाट उतार देता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो अपना ख्याल रखने, अपने परिवार का ख्याल रखें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।